नमस्कार। आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। हम प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों में समय की जो दिलचस्प और गहरी अवधारणाएं हैं, उन पर एक नज़र डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है, उसमें देखिए वैदिक काल में समय का विभाजन कैसे था, इस पर कुछ जानकारी है। और साथ ही बाद का जो खगोलीय समय मापन है और अलग-अलग संवतों मतलब कैलेंडरों के बीच कैसे तालमेल बिठाते थे, उस पर भी कुछ विवरण है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि प्राचीन भारतीयों ने समय को देखा कैसे, उसको मापा कैसे, बड़े-बड़े ब्रह्मांडीय चक्रों से लेकर रोजमर्रा के जो छोटे-छोटे पल होते हैं उन तक। ये सिर्फ घड़ियों और कैलेंडरों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मुझे लगता है विज्ञान, दर्शन और जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया झलकता है। समय का ये चक्र वाला विचार है ना, आज की सीधी रेखा वाले विचार से कितना अलग लगता है। बिल्कुल, ये वाकई फैसिनेट्स करता है कि कैसे खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण, जो धार्मिक रीति रिवाज थे और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी भी समय के इन जटिल मतलब काफी कॉम्प्लेक्स व्यवस्थाओं से और गहराई से जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ वक्त का हिसाब रखना नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड की अपनी एक लय, एक रिदम होती है ना, उसके साथ खुद को जोड़ने की कोशिश थी। तो चलिए शुरुआत वेदों से करते हैं। उस दौर में काल यानी समय को किस रूप में देखा जाता था? मुझे याद है अथर्ववेद में इसका एक बड़ा काव्यात्मक वर्णन है, 7 किरणों और हजारों कुल्हाड़ियों वाला एक ब्रह्मांडीय घोड़ा। ये सिर्फ कल्पना है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ काव्यात्मक कल्पना नहीं है। असल में काल को एक मौलिक, एक डिवाइन शक्ति के रूप में देखा गया है। और ये रेखीय यानी लिनियर नहीं बल्कि चक्रीय है, साइक्लिकल, जो लगातार घूमता रहता है। इसी समझ के आधार पर वैदिक कैलेंडर बना, जो चंद्र सौर मतलब लूनी सोलर प्रकृति का था। यानी इसमें चंद्रमा के जो फेजेस होते हैं और सूर्य की गति, दोनों का ध्यान रखा जाता था। और इसका सीधा व्यावहारिक कारण था ताकि यज्ञ, अनुष्ठान और खेतीबाड़ी ये सब सही मौसम और सही समय पर हो सकें। अथर्ववेद और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में समय को सिर्फ एक माप नहीं बल्कि ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, जिसे ऋत कहा गया, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा माना गया है। ये दिलचस्प है कि व्यावहारिकता और दार्शनिक सोच दोनों साथ साथ चल रही थी। अच्छा, तो समय की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक वर्ष यानी वर्षा, इसकी संरचना कैसी थी? स्रोतों में 2 अयन का जिक्र है, उत्तरायण और दक्षिणायण, मतलब सूर्य की उत्तर और दक्षिण की ओर गति, और 6 ऋतुओं का भी जिक्र है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। हाँ, वर्ष का विभाजन तो प्रकृति के चक्रों पर ही आधारित था। लेकिन एक और रोचक बात है, तैत्तरीय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में अनुष्ठानों की गणना के लिए एक आदर्श 360 दिन के वर्ष का भी उल्लेख मिलता है। अब ये शायद गणितीय सरलता के लिए हो या इसका कोई प्रतीकात्मक महत्व हो, जैसे अग्निचन यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली 360 पत्थरों की संख्या को इसी से जोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही जो वास्तविक सौर वर्ष है, लगभग 365.25 दिन का, और चंद्र वर्ष जो करीब 354 दिन का होता है, उसके अंतर को समझने और उसके एडजस्टमेंट की व्यवस्था भी मौजूद थी। और ये तो सिर्फ मानव स्तर की बात हुई, इससे कहीं ज्यादा बड़े दिव्य समय के पैमाने भी थे। जैसा कि स्रोत बताते हैं, मनुष्यों का 1 साल देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर माना गया। इसी गणित पर आधारित हैं युगों की विशाल अवधारणाएं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिनका कुल योग एक महायुग बनता है, 4.32 मिलियन मानव वर्ष। और ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन यानी कल्प बनाते हैं, 4.32 अरब मानव वर्ष। ये दिखाता है कि समय की उनकी समझ सिर्फ इंसान की जिंदगी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीवन चक्र को समेटे हुए थी। बाबरे, 4.32 अरब साल। ये वाकई दिमाग को घुमा देने वाले पैमाने हैं। इन विशाल चक्रों के सामने तो हमारा जीवन एक पल जैसा लगता है। चलिए अब जरा छोटी इकाइयों पर आते हैं। महीने, मास और दिन, दिवस। महीने कैसे तय होते थे? ये तो चंद्रमा पर आधारित थे, है ना? एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, और इनके नाम भी बड़े काव्यात्मक हैं, अक्सर नक्षत्रों या ऋतुओं से जुड़े हुए, जैसे मधु, चैत्र, माधव, वैशाख। बिल्कुल सही। वैदिक महीना मुख्य रूप से चंद्र आधारित था, जो एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक लगभग 29.53 दिन का होता है। हर महीने को 2 हिस्सों में बांटा गया था, शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है
और कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है। और फिर आती है तिथि, जिसे हम चंद्र दिवस कह सकते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक तिथि ठीक 24 घंटे की नहीं होती। ये वो समय है जो चंद्रमा को सूर्य के सापेक्ष 12 डिग्री आगे बढ़ने में लगता है। चूंकि चंद्रमा की गति बदलती रहती है, इसलिए एक तिथि लगभग 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक की हो सकती है। अच्छा, 19 घंटे भी? मुझे लगा था कि ये... जी हाँ, 19 से लेकर 26 घंटे तक भी। यही वजह है कि कभी-कभी कैलेंडर में एक ही तिथि 2 दिन तक चलती है, या कभी कोई तिथि क्षय हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अच्छा, तभी पंचांग में तिथियों का समय अलग-अलग दिया होता है। ये तो बहुत सटीक गणना लगती है। क्या इससे भी छोटी इकाइयां थीं? उनका क्या महत्व था? हाँ, सटीकता पर बहुत जोर था, खासकर अनुष्ठानों के सही समय निर्धारण के लिए। तिथि से छोटी इकाई थी मुहूर्त, जो लगभग 48 मिनट का होता था। एक दिन रात यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त माने जाते थे। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या संस्कार के आरंभ के लिए सही मुहूर्त देखना आज भी परंपरा का हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे भी छोटी इकाइयां थीं। घटी या नाड़ी लगभग 24 मिनट, एक मुहूर्त में 2 घटी होती हैं। विघटी या पल लगभग 24 सेकंड, प्राण लगभग 4 सेकंड, शायद एक स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने का समय, और यहाँ तक कि निमेष, पलक झपकने का समय, और त्रुटि लगभग 29 माइक्रोसेकंड। इन बेहद छोटी इकाइयों का जिक्र दिखाता है कि समय को कितने सूक्ष्म स्तर तक मापने की क्षमता और शायद आवश्यकता महसूस की गई। हो सकता है दार्शनिक चिंतन या ध्यान की अवस्थाओं के संदर्भ में, लेकिन हाँ, मुहूर्त और घटी का व्यवहारिक उपयोग ज्यादा स्पष्ट है। जैसे एकादशी का व्रत होता है 11वीं तिथि, वो दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसका सही समय इन्हीं गणनाओं से तय होता है। यहाँ एक और बात मेरा ध्यान खींच रही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 13 महीनों की एक सूची का जिक्र है। ये 13वां महीना कहाँ से आया? इसके नाम भी कुछ अलग हैं। अरुण, अरुणारज, पुंडरीक, विश्वजित वगैरह वगैरह। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 13वां महीना दरअसल अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास है। ये वही एडजस्टमेंट है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा, चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन, सौर वर्ष लगभग 365 दिन से करीब 11 दिन छोटा होता है। अब अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो त्योहार और ऋतुएं धीरे धीरे खिसकती जाएंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तालमेल को बिठाने के लिए ही हर लगभग 2.7 साल में, या कहें 32-33 महीनों के बाद, एक अतिरिक्त चंद्र महीना जोड़ा जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का इस 13वें महीने का उल्लेख करना और उसे अग्नि चयन यज्ञ की संरचना से जोड़ना, यह दिखाता है कि वैदिक काल में भी कैलेंडर समायोजन की समझ कितनी विकसित और प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी। ये सिर्फ गणित नहीं था, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका था। तो वैदिक काल ने एक मजबूत नींव रखी, जिसमें खगोलीय अवलोकन, गणितीय गणना और दार्शनिक सोच का एक तरह का मिश्रण था। बाद के दौर में, जिसे हम ज्योतिष यानी ज्योतिषा का काल कहते हैं, इस ज्ञान को कैसे और विकसित किया गया। यहाँ पंचांग का जिक्र आता है, जो आज भी भारतीय जीवन का अहम हिस्सा है। इसके 5 अंग बताए गए हैं। जो विकसित प्रणाली है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये वैदिक ज्ञान पर आधारित है, लेकिन और ज्यादा विस्तृत और सटीक है। इसके 5 मुख्य अंग हैं। पहला, तिथि, चंद्र दिवस, जिसकी अवधि बदलती रहती है, जैसा हमने अभी बात की। दूसरा, वार, सप्ताह का दिन, रविवार से शनिवार तक, ये 7 ग्रहों से जुड़े माने जाते हैं। तीसरा, नक्षत्र, आकाश को 27 या कभी-कभी 28 भागों में बांटा गया है, और चंद्रमा हर दिन लगभग एक नक्षत्र से गुजरता है। व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। चौथा, योग, ये सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त देशांतरीय गति पर आधारित एक गणना है। कुल 27 योग होते हैं। और 5वां, करण, ये तिथि का आधा भाग होता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 करण होते हैं जो बारी बारी से आते हैं। तो ये 5 अंग मिलकर किसी भी दिन के खगोलीय और ज्योतिषीय स्वरूप का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। हाँ, पंचांग हमें फिर से समय की उसी चक्रीय और बहुस्तरीय अवधारणा की याद दिलाता है, सूक्ष्म त्रुटि से लेकर विराट कल्प तक। साथ ही युगों का वो 4.3.2.1 का अनुपात
और कलयुग की शुरुआत जो आमतौर पर 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है, ये सब अवधारणाएं सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी जैसे बाद के महत्वपूर्ण खगोलीय ग्रंथों में और ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई। ये तो काफी विस्तृत प्रणाली है। अच्छा, स्रोतों में समय की गणना के अलग-अलग तरीकों का भी जिक्र है, सौर चंद्र और चंद्र सौर। क्या आप इनमें मुख्य अंतर और उनके उपयोग के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? जरूर। ये अलग-अलग प्रणालियां अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई हैं। पहला है सौरमान, सौरमाना। ये पूरी तरह से सूर्य की गति पर आधारित है। वर्ष की गणना सूर्य के किसी एक राशि, मान लीजिए मेष, में फिर से प्रवेश करने यानी संक्रांति से होती है। सौर वर्ष लगभग 365.25 दिन का होता है। ये प्रणाली मुख्य रूप से ऋतुओं के निर्धारण और कृषि कार्यों के लिए ज्यादा उपयोगी है। दक्षिण भारत के कुछ कैलेंडर, जैसे तमिल कैलेंडर और बंगाल का कैलेंडर, सौरमान पर आधारित हैं। अच्छा, कृषि के लिए, ठीक है। दूसरा है चांद्रमान, चंद्रमाना। ये पूरी तरह से चंद्रमा के चरणों पर आधारित है। महीना अमावस्या से अमावस्या, जिसे अमंत कहते हैं, या पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमांत तक गिना जाता है। चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। ये प्रणाली धार्मिक व्रतों, त्योहारों और अनुष्ठानों के समय निर्धारण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय त्योहार तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। हाँ, ये तो है। ज्यादातर त्योहार तिथि से ही होते हैं। अधिक मास जोड़ा जाता है। इस तरह ये प्रणाली चंद्र आधारित त्योहारों को सही ऋतुओं में बनाए रखती है। तो ये विविधता दिखाती है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियां कितनी व्यावहारिक थीं। एक ही विषय यानी समय को मापने के लिए जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तरीके अपनाए गए। चलिए, अब कुछ प्रमुख इकाइयों को फिर से स्पष्ट कर लेते हैं, ताकि श्रोताओं के मन में कोई भ्रम न रहे। तिथि, वो बदलती अवधि वाला चंद्र दिवस। सौर दिन, जिसे अहन या दिनमान भी कहते हैं, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। सौर वर्ष या संवत्सर, लगभग 365.25 दिन। चंद्र सौर वर्ष, जिसमें अधिक मास के कारण 12 या 13 चंद्र महीने हो सकते हैं। और एक सिविल दिवस या सावन दिन भी होता है। हाँ, सावन दिन व्यवहारिक उपयोग के लिए सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय होता है, जिसे अक्सर गणनाओं में औसत 24 घंटे मान लिया जाता है। और जैसा आपने कहा, सौर दिन यानी दिनमान की अवधि भी मौसम और स्थान के अक्षांश, लैटिट्यूड के हिसाब से थोड़ी बदलती है। बिल्कुल, और इस सब में जो सटीकता का पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, 5वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट ने सौर वर्ष की लंबाई की गणना आश्चर्यजनक सटीकता से की थी, लगभग 365.25868 दिन। कमाल है। हाँ, जो आधुनिक वैज्ञानिक गणना लगभग 365.2422 दिन के बेहद करीब हैं। सोचिए, उस समय बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण के केवल अवलोकन और गणित के बल पर ऐसी सटीकता हासिल करना कितना असाधारण था। ये सटीकता सिर्फ अकादमिक रुचि का विषय नहीं थी। ये सटीक पंचांग बनाने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों का सही समय निर्धारित करने के लिए अनिवार्य थी। ये उस दौर के खगोलविदों और गणितज्ञों की प्रतिभा का प्रमाण है। ये वाकई प्रभावशाली है। अच्छा, अब एक और व्यवहारिक पहलू पर आते हैं, अलग-अलग संवतों या युगों के बीच रूपांतरण यानी कन्वर्जन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती होगी? शायद ऐतिहासिक दस्तावेजों, शिलालेखों की तारीखों को समझने और मिलाने के लिए। स्रोतों में कलयुग 3102 ईसा पूर्व को एक मुख्य संदर्भ बिंदु बताया गया है। हाँ, ये रूपांतरण इतिहासकारों, पुरालेखविदों, एपिग्राफिस्ट्स और जो कालक्रम, क्रोनोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है। भारत में अलग अलग समय पर और अलग अलग क्षेत्रों में कई संवतों का प्रचलन रहा है, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, कोल्लम संवत वगैरह। किसी पुराने शिलालेख या पांडुलिपि में दी गई तिथि को आज के कैलेंडर या किसी मानक संदर्भ प्रणाली में बदलने के लिए इन रूपांतरण सूत्रों का उपयोग होता है। कलयुग का आरंभ माना जाता है 3102 ईसा पूर्व एक ऐसा ही व्यापक रूप से स्वीकृत संदर्भ बिंदु है। रूपांतरण के लिए आमतौर पर किसी संवत के आरंभ और कलयुग के आरंभ के बीच बीते हुए वर्षों की संख्या का उपयोग किया जाता है। सूत्र अपेक्षाकृत सरल है, जैसे शक संवत। ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ। इसे कलयुग वर्ष में बदलने के लिए
कलयुग वर्ष इज इक्वल टू शक वर्ष प्लस 3179। ठीक है। विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इसे कलयुग वर्ष में बदलने के लिए कलयुग वर्ष इज इक्वल टू विक्रम वर्ष प्लस 3044। 3044, ओके। और कुल्लम संवत यह केरल में 825 ईस्वी में शुरू हुआ। इसे कली युग वर्ष में बदलने के लिए सूत्र है कली वर्ष इक्वल्स टू कोलम वर्ष प्लस 3926। एक और है बृहस्पति संवत्सर जोविन ईयर्स। इसका मामला थोड़ा पेचीदा है। ये बृहस्पति ग्रह के राशि चक्र में घूमने जो लगभग 12 वर्ष लगते हैं पर आधारित 60 वर्षीय चक्र है। हालांकि इसका व्यवहारिक उपयोग और गणना अक्सर जटिल होती है और कभी-कभी इसे ज्योतिषी भविष्यवाणियों के साथ सौर वर्षों के साथ अलग तरीके से जोड़ा जाता है। तो इन सूत्रों ने वाकई अलग-अलग जगहों और समयों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मदद की होगी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रमाणों में शक संवत और कलयुग वर्ष दोनों का उल्लेख मिलता है। इस तरह के शिलालेख इन रूपांतरण सूत्रों की पुष्टि करने और ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक समय निर्धारित करने में कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। बिल्कुल, ये रूपांतरण सूत्र एक तरह से टाइम मशीन की चाबी की तरह है जो हमें अतीत के दस्तावेजों को समझने में मदद करते हैं। इनके बिना विभिन्न युगों और क्षेत्रों के शिलालेखों, सिक्कों और पांडुलिपियों में दर्ज तिथियों को एक सुसंगत ऐतिहासिक कालक्रम में रखना लगभग असंभव होता। ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी और निरंतर चली आ रही परंपरा को समझने के लिए अनिवार्य उपकरण है। तो आज की सभी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि प्राचीन भारतीय समय गणना सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटे गिनने का हिसाब नहीं थी। ये तो ब्रह्मांड की विशालता, जीवन के चक्र, दार्शनिक विचारों और रोजमर्रा के जीवन की लय को एक साथ पिरोने वाली एक अद्भुत व्यवस्था थी। एक तरफ त्रुटि जैसी अति सूक्ष्म इकाई, तो दूसरी तरफ अरबों साल के कल्प जैसे विराट पैमाने, और बीच में अधिक मास जैसे चतुर समायोजन। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो दिखाती है कि समय को कितने अलग-अलग स्तरों पर और कितनी गहराई से समझा गया था। निश्चित रूप से ये प्राचीन ज्ञान की परिपक्वता और गहराई को दर्शाता है। इसमें अनुभवजन्य अवलोकन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जैसे ग्रहों और चंद्रमा की सटीक गति का अध्ययन और आध्यात्मिक व दार्शनिक समझ जैसे काल की चक्रीय प्रकृति और युगों के साथ नैतिक व्यवस्था का जुड़ाव का एक अनूठा संगम था। ये प्रणालियां स्थिर नहीं थीं बल्कि गतिशील थीं, जैसा अधिक मास जैसी व्यवस्थाओं के विकास से पता चलता है। और साथ ही ये आश्चर्यजनक रूप से सटीक भी थीं, जैसा आर्यभट्ट और बाद के खगोलविदों की गणनाएं प्रमाणित करती हैं। ये उस विश्व दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है जहां समय एक सीधी रेखा में नहीं बहता बल्कि चक्रों में घूमता है, कई परतें लिए हुए है और मनुष्य का जीवन उस विशाल ब्रह्मांडीय लय का ही एक हिस्सा है। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। समय के इन विशाल चक्रीय अवधारणाओं के बारे में सोचने पर, जहां अरबों वर्षों के कल्प और लाखों वर्षों के युगों की बात होती है, आज जिस तरह हम अपनी जिंदगी को छोटी सीधी रेखा वाली समय सीमाओं मतलब डेडलाइंस और स्केड्यूल्स में देखते हैं, क्या उस नजरिए पर कोई असर पड़ सकता है? क्या ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान, हमारे जीवन की क्षणभंगुरता या शायद हमारे कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है? सोचने वाली बात है।